नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान के इतिहास संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज अपनी ये लगातार 11वीं क्लास है। इससे पहले आप 10 क्लासें देख चुके हो। 10 क्लासें और एक क्लास में 15 क्वेश्चन, मतलब आज तक हमने कुल 150 क्वेश्चनों के बारे में तो चर्चा कर ली है और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 5 क्वेश्चन और बताता हूँ। तो जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो लगभग 750 क्वेश्चन आपके आज दिन तक, मतलब 10 दिनों में हो चुके हैं राजस्थान इतिहास के। इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। परीक्षा की दृष्टि से BSTC, PTT या CET ग्रेजुएशन लेवल की हो या 12th लेवल की हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका जो भी साथी जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसमें अगर राजस्थान इतिहास का पोर्शन है तो उसके लिए ये क्लासें बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके प्रतियोगिता परीक्षा में अंकों को बढ़ाने में राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट भूगोल और कला संस्कृति को तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो राजस्थान के इतिहास की तरफ मुख नहीं करते हैं, क्योंकि वो राजस्थान के इतिहास को एक कठिन सब्जेक्ट मानते हैं कि बाकी में तो कर लेंगे लेकिन राजस्थान का इतिहास ये पोर्शन क्लियर नहीं होगा, तो वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो उनको बताना है कि सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पर डेली के हमेशा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं। अगर ये आप हमेशा मन लगाकर पूरी क्लास देखो और क्वेश्चनों को नोट करो तो आपको किसी भी एग्जाम में इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैंने बनाए हैं वो पुराने एग्जामों से संबंधित रिलेटेड है। तो आप भी क्लास को लास्ट तक देखिए और प्रत्येक प्रश्नों को नोट कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के बारे में मैं आपको जितनी भी जानकारी देता हूँ वो पूरी की पूरी जानकारी आपको नोट करनी है। काफ़ी जानकारियाँ तो मैं स्क्रीन पर लिखवा देता हूँ और कई बोल के चला जाता हूँ, तो जो बोलता हूँ वो भी आपको वीडियो को बीच में रोक रोक के देखना है। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आमेर के किस राजा को अकबर ने सरनाल जो कि गुजरात में पड़ता है, सरनाल गुजरात सरनाल विद्रोह दबाने पर नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया था? किस राजा को? ये सरनाल में अकबर के कोई दूर के भाई है, वो विद्रोह कर लेते हैं, अकबर के विरोध में आ जाते हैं। तब अकबर आमेर के राजा, जो कि अकबर के विश्वास पात्र रहे थे, आमेर के राजा भगवंत दास को भेजते हैं कि आप जाओ और जो मेरे दूर दराज के भाई हैं उन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया, उनको दबा कर आइए। तब भगवंत दास जी जाते हैं और सरनाल गुजरात में जो अकबर के दूर के भाई थे मिर्जा, उन मिर्जाओं के विद्रोह को ये दबाते हैं और दबा के जब वापस आते हैं तो अकबर बहुत खुश होता है और भगवंत दास को नगाड़े और परचम देकर सम्मानित करता है। नगाड़ा मतलब बजाने वाला, वही ढोल के जैसा, और परचम का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ध्वजा या ध्वज। मतलब आज के बाद भगवंत दास अपने महल के आगे नगाड़ों बजवा सकते हैं, अपनी एक ध्वजा, अपना परचम लहरा सकते हैं। यही होगा और तो क्या होगा। नगाड़े और परचम देकर सम्मानित किया। ये तो है नहीं कि उनको ढोल दिया और एक ध्वजा दे दी कि जाओ आप बहुत अच्छा काम किया है। उनके सामने ये नगाड़े और परचम चीज़ों से अच्छा सम्मान बड़ी चीज़ थी। नगाड़े और परचम किसी के घर के आगे तभी बजते हैं जब बहुत बड़ा काम हो रहा हो, और भगवंत दास को कहा कि अब आप हमेशा अपने महल के आगे नगाड़े और परचम, नगाड़े बजा सकते हो और परचम लहरा सकते हो। तो वो राजा भगवंत दास जी थे। भगवंत दास की ही बेटी थी, आपको पता हो तो, मानबाई। भगवंत दास की ही वो बेटी मानबाई थी जिसका विवाह अकबर के बेटे सलीम या जहांगीर के साथ किया था और
इनकी संतान थी खुर्रम, और इसी मानबाई को आगे शाह बेगम कहा गया। इनको आगे शाह बेगम कहा गया था। फिर है भारमल, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक। राजस्थान का प्रथम शासक। जब अकबर जियारत करने के लिए अजमेर में दरगाह में आते हैं, तब रास्ते में वो भारमल से मुलाकात करते हैं। और 1500 वो सन 1562 ईस्वी का था, जब भारमल सांभर, जयपुर में सांभर में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी बेटी, जिसका नाम था हरकाबाई, आगे जिसका नाम हुआ मरियम उजियानी, उसका विवाह अकबर से कर देते हैं। इस प्रकार राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी राजस्थान का प्रथम शासक भारमल था। हर राय ये आमेर के शासक ही नहीं थे। हर राय ये तो जैसलमेर के शासक थे। अकबर के नागौर दरबार के समय 1570 ईस्वी में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, हर राय ने 1570 ईस्वी में, और अपनी पुत्री का विवाह भी इन्होंने अकबर से कर दिया था। फिर मिर्जा राजा जय सिंह, इंपॉर्टेंट मिर्जा राजा के बारे में यही है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी। कब? जब इन्हें कंधार, जो कि काबुल में पड़ता है, वहां पर एक अभियान में भेजा, और अभियान में जब ये सफल होकर आए तो शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जाचिक जीवन। एक लेखक है जिनका नाम है जाचिक जीवन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। जाचिक जीवन ने पुस्तक प्रताप रासो किसके ऊपर लिखी थी? जाचिक जीवन ने अपनी पुस्तक प्रताप रासो किसके ऊपर लिखी थी? महाराणा प्रताप पर, स्वाई प्रताप सिंह पर, अमर सिंह प्रथम पर, या माचेड़ी के सामंत एक प्रताप थे उन पर? तो जाचिक जीवन ने जो पुस्तक प्रताप रासो लिखी थी, ये माचेड़ी के एक सामंत थे प्रताप सिंह, उनके ऊपर लिखी थी। माचेड़ी के सामंत 1774 ईस्वी की है। कोटा के शासक थे स्वाई माधो सिंह। स्वाई माधो सिंह के समय ये प्रताप सिंह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं, और उसके बाद में ये भरतपुर पर हमला करते हैं, और 1775 ईस्वी में ये भरतपुर से अलवर छीन लेते हैं, भरतपुर राजा से, और अलवर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इस प्रकार ये अपना नया ही साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, अलवर को राजधानी बनाकर। तो ये माचड़ी के सामंत प्रताप पर पुस्तक लिखी थी जाचिक जीवन ने, प्रताप रासो। अगला क्वेश्चन, ये स्वाई प्रताप सिंह तो वही जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। चित्रकला में भी आमेर में महत्वपूर्ण योगदान था इनका। महाराणा प्रताप को तो जानते ही, अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के बेटे थे, मुगल अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के किस शासक के समय कुलधरा सहित 84 गांव के ब्राह्मणों ने जैसलमेर छोड़ दिया था? कुलधरा गांव, जैसलमेर। आज भी आप जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपके सामने जरूर ये सुनसान कुलधरा गांव आया होगा। कहते हैं कि कुलधरा गांव में भूत है, ये है, वो है। भूतों की वजह से ये गांव खाली कर दिया गया था। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर आप सर्च जरूर करना कि कुलधरा गांव कहाँ का है, क्यों खाली किया गया था। तो जब कुलधरा गांव के जो ब्राह्मण थे, वो कुलधरा गांव सहित 84 गांव के ब्राह्मण ने जैसलमेर छोड़ दिया था। तो उन्होंने जैसलमेर छोड़ा। उस समय जैसलमेर के राजा कौन थे? उस समय जैसलमेर के राजा कौन थे? तो उस समय जैसलमेर के राजा थे वो मूलराज द्वितीय थे। हुआ ये था कि मूलराज द्वितीय के पीएम थे सालिम सिंह। सुना होगा सालिम सिंह की हवेली, कि इनकी है सालिम सिंह। ये सालिम सिंह एक पालीवाल ब्राह्मण जात की लड़की होती है, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण अपने धर्म को पक्की तरह से निभाने वाले मना कर देते हैं।
तो सालिम सिंह इन ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू कर देता है, इनके कर वगैरह बढ़ा देता है। तो कुलधरा समेत 84 गांव के ब्राह्मण इन 84 गांवों को खाली कर देते हैं और जोधपुर चले जाते हैं। तो उस समय जैसलमेर के शासक थे वो मूलराज द्वितीय थे। फिर लूणकरण के बारे में, जो मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, उमा देव जिसे रूठी रानी कहते हैं, वो इस राव लूणकरण की बेटी थी, राव मालदेव की पत्नी थी। इन्हीं के समय कंधार के अमीर अली आक्रमण करते हैं और जैसलमेर का अर्धशाका होता है 1550 ईस्वी में। लूणकरण के समय आक्रमण कंधार के अमीर अली करते हैं। दुर्जन साल या दूदा, इनके समय में फिरोज शाह आक्रमण करते हैं और 1352 ईस्वी में जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। इनके समय में फिरोज शाह आक्रमण करते हैं। और जवाहर सिंह आधुनिक जैसलमेर के निर्माता जवाहर सिंह माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ो कि अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, जो सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था 1803 से लेकर 1806 के बीच में, 1803 से लेकर 1806 के बीच में, उस समय जो मराठा सरदार थे जसवंत राव होलकर, उसको राजस्थान के किस शासक ने शरण दी थी? जसवंत राव होलकर को शरण दी मतलब अंग्रेजों के विरोध में। ऐसा कौन सा राजस्थान का राजा था जिसने मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को कहा था कि आप आइए? और जब अंग्रेज इनको कहते हैं कि जसवंत राव को छोड़ दो, तो वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि नहीं छोड़ूंगा। ये कौन से राजा थे? ये राजा थे भरतपुर के राजा महाराजा रणजीत सिंह। जसवंत राव होलकर भागकर जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगते हैं तो पहले तो वो कोटा की तरफ, कोटा में यहाँ से होकर निकलते हैं। तो यहाँ पर जो कोटा के राजा थे किशोर सिंह द्वितीय, ये नाम पड़ा आपके सामने, कोटा के राजा किशोर सिंह द्वितीय। उसमें यहाँ के जो सेनापति थे जालिम सिंह झाला, इनको कहा जाता है कि आप जसवंत राव होलकर को रोकिए। तब जालिम सिंह झाला जसवंत राव होलकर को रोकने के लिए 2 व्यक्ति भेजते हैं, एक अपना सेनापति अमर सिंह और एक अंग्रेज अधिकारी लुकन, इन दोनों को भेजता है। लेकिन मराठा सरदार जसवंत राव होलकर अमर सिंह और लुकन दोनों को मारकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे जाते हैं तो भरतपुर के राजा महाराजा रणजीत सिंह उन्हें शरण देते हैं। और इसी कारण अंग्रेज अधिकारी जनरल लेकडाउन 5 बार भरतपुर पर आक्रमण करते हैं। पहले तो समझाया रणजीत सिंह को कि यार हमारा विरोधी है, मराठे हैं, छोड़ दे तू। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा नहीं, एक बार जो हमारे शरण में आ गया उसे हम नहीं छोड़ने वाले। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने न चाहते हुए भी अंग्रेजों से संधि की और जसवंत राव होलकर को छोड़ा, इस बात पे कि आप जसवंत राव होलकर को मेरी भरतपुर रियासत के अंदर इसके हाथ नहीं लगाओगे। तो जनरल लेकडाउन ने 5 बार भरतपुर पर आक्रमण किया था जसवंत राव होलकर के लिए, लेकिन वो विजय नहीं हो पाए थे। राजेंद्र सिंह ये तो कोटा के झालावाड़ के शासक थे और उम्मेद सिंह ये कोटा के शासक थे। अगला क्वेश्चन, गुजरात में प्रहलादनपुर या वर्तमान में पालनपुर, नाम सुना होगा आपने, गुजरात में एक प्रहलादनपुर या पालनपुर, ये नगर किस परमार शासक ने बसाया था? कौन सा परमार शासक था जिसने ये नगर बसाया था? तो गुजरात के एक शासक थे, आबू के परमार वंश के शासक थे यशोधवल परमार। यशोधवल परमार के 2 बेटे थे, एक था प्रहलादन देव परमार और एक था धारावर्ष परमार। तो जब आबू में शासन धारावर्ष परमार का था, उस समय इसी धारावर्ष परमार का जो भाई था प्रहलादन देव परमार गुजरात में जाता है और वहां पर इन्होंने पालनपुर अपने नाम पर प्रहलादनपुर या पालनपुर नगर बसाया था। ये आबू के परमार वंश थे। अगर परमार शासक कहाँ के थे तो आबू के परमार वंश थे। इस प्रहलादन देव का एक नाटक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका नाटक है पार्थ पराक्रम व्यायोग। पार्थ
पराक्रम व्यायोग, ये नाटक था प्रहलादन देव परमार का। ये आबू के परमार वंश के शासक धारावर्ष के भाई थे। फिर ये विक्रमदेव ये इनकी एक उपाधि इंपॉर्टेंट है, ये भी आबू के परमार वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी महामंडलेश्वर। ये उपाधि इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है कि आबू के किस परमार वंश की उपाधि थी, वो महामंडलेश्वर थी, तो विक्रमदेव की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता स्थल है? ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जो शुंग व कुषाण कालीन है और वहां से 5 सांस्कृतिक कालों का बोध कराने वाले अवशेष प्राप्त हुए? 5 सांस्कृतिक काल, ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है? पहला ऑप्शन गणेश्वर सभ्यता, दूसरा ऑप्शन विराट सभ्यता। आपको पता है कि विराट नगर जयपुर ये तो सर मौर्यकालीन सभ्यता स्थल था, मौर्य काल का। फिर है जोधपुरा सभ्यता। हाँ, जोधपुरा सभ्यता यह साबी नदी के किनारे विराट नगर जयपुर में स्थित है। यह शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता स्थल है जहां से 5 सांस्कृतिक कालों का बोध कराने वाले अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा वो जोधपुरा सभ्यता होता। पहला ऑप्शन था गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आपको पता है सीकर है, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है। फिर नगरी सभ्यता, नगरी चित्तौड़, यह महाजनपद कालीन सभ्यता स्थल था, महाजनपद। और विराट या विराट सभ्यता के बारे में याद रखो तो ये भी याद रख लेना कि इसके संबंधित जो उत्खनन स्थल थे वो भीमसेन की डूंगरी, बीजक की पहाड़ियाँ, ये विराट सभ्यता से संबंधित उत्खनन स्थल थे। इस क्वेश्चन में इतना ही है। अगला देखो, आपने सावनियों के बारे में पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति के समय इतनी सावनियाँ थी, इतने ठिकाने थे। प्रश्न ये नहीं है कि कितनी सैनिक सावनियाँ थी, प्रश्न ये है कि एक अंग्रेज अफसर था डिक्सन, उस अंग्रेज अफसर डिक्सन ने कौन सी सावनी की स्थापना की थी? ब्यावर की, दूसरा ऑप्शन नसीराबाद की, तीसरा ऑप्शन एरिनपुरा की और चौथा ऑप्शन पाली की। ब्यावर कहाँ पर? अजमेर में। ब्यावर अजमेर में, नसीराबाद, एरिनपुरा या नीमच, कौन सी सावनी की स्थापना की थी? ये नसीराबाद तो अजमेर के पास में थी, ब्यावर अजमेर में थी, ब्यावर सावनी नसीराबाद अजमेर के पास में थी। एरिनपुरा ये पाली और सिरोही की सीमा पर थी। तो अंग्रेज अफसर डिक्सन ने कौन सी सैनिक सावनी की स्थापना की थी? तो जो ब्यावर सावनी थी उसकी स्थापना अंग्रेज अफसर डिक्सन ने की थी। नसीराबाद सावनी की स्थापना मैंने आपको बताया था कि जब राजस्थान रियासत की विभिन्न राजा अंग्रेजों के साथ संधियां कर रहे थे, तब अंग्रेजों और राजाओं के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए दिल्ली में एक व्यक्ति बैठाया गया, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। मैंने बताया था रेजिडेंट फॉर राजपूताना। फिर उसका कार्यालय दिल्ली से अजमेर कर दिया गया था। फिर उसका नाम एजेंट टू गवर्नर जनरल भी रख दिया गया था। तो जो प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना थे डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। इस डेविड ऑक्टरलोनी की एक उपाधि थी नसीर। नसीर का मतलब होता था रक्षक। तो इसने अपनी उपाधि नसीर के नाम पर नसीराबाद सावनी की स्थापना की थी। एरिनपुरा सावनी की स्थापना एक अंग्रेज अफसर थे मेजर डाउनिंग, अंग्रेज अफसर मेजर डाउनिंग। इस मेजर डाउनिंग ने एरिनपुरा सावनी की स्थापना की थी। इस मेजर डाउनिंग का पैतृक गांव था, जो जहां से ये आए थे वो उनका गांव था एरन। इस एरन के नाम पर इन्होंने नाम रखा था एरिनपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रांतिकारी, लोट या फिर लोटिया, लोटा नहीं लोठा, क्रांतिकारी लोट या फिर लोटिया जाट कहाँ के रहने वाले थे? क्रांतिकारी लोट या लोटिया जाट, ये सीकर के एक गांव था रिंगस, रिंगस सीकर के रहने वाले थे लोट या फिर लोटिया जाट। ये क्या करते थे? ये स्वांग रचते थे, स्वांग मतलब नाटक की तरह स्वांग रचते थे और स्वांग रचकर जासूसी करते थे।
जासूसी मतलब कोई किसी के बारे में जानकारी रखना कि वो व्यक्ति फलाना आदमी क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। उसके बाद में ये जासूसी होती थी, उसको पता ही ना चले और हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वो जासूसी होती थी। तो ये स्वांग रखकर जासूसी करने का काम करते, तो इसमें माहिर थे, किसी को पता ही नहीं चलना देते थे, अपना रूप अपना भेष बदल लेते थे और सामने वालों को बिल्कुल शक ही नहीं होता था। तो ये रिंगत सीकर के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था कि जब क्रांतिकारी डूंगर जी जवाहर जी, आपने नाम सुना होगा, उनको पकड़ लिया गया और उनको आगरा के किले में बंद कर दिया गया, डूंगर जी और जवाहर जी जो क्रांतिकारी थे उनको। तो दिसंबर 1846 ईस्वी में, दिसंबर 1846 ईस्वी में ये लोठ या फिर लोठिया जाट आगरा के किले पर हमला करते हैं। मतलब पहले तो ये स्वांग रचकर आगरा के किले के अंदर प्रवेश करते हैं कि हम कोई नाटक दिखाने आए हैं। अपने साथ में कई लोगों को और लेके आगरा के किले में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उचित मौका देकर वहाँ के सैनिकों को मार देते हैं और वहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी समेत ये लगभग 300 क्रांतिकारियों को, लगभग 300 क्रांतिकारियों को मुक्त करवा देते हैं। लेकिन नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी इतिहास की पुस्तक में आपको इनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि ये अपनी अद्भुत कला के आधार पर क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे थे। लोट या फिर लोटिया जाट, इनके बारे में 2 लाइनें भी है कि जायो नर एक जाटनी बंके गांव बठोट, जायो नर एक जाटनी बंके गांव बठोट, लंका में जूं लांगडोर लड़ियो आगरे लोट। आगरे के किले पर वो लोट या लोटिया जाट लड़ा था, जिसने आगरे के किले से डूंगर जी जवाहर जी सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया था। लेकिन किसी भी इतिहास की पुस्तक में आपको इस महान क्रांति के बारे में जानकारी या इनके बारे में एक शब्द का भी वर्णन नहीं मिलता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया के किस सामंत ने 1930 में, 1930 नहीं था, बिजोलिया के किस सामंत ने 1930 ईस्वी में चंवरी कर लगवाया था? तो चंवरी कर 1903 ईस्वी में लगवाया गया था। चंवरी कर 1930 नहीं था, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किस सामंत ने चंवरी कर लगाया था? तो बिजोलिया के सामंत थे कृष्ण सिंह परमार। बिजोलिया ठिकाना ये परमारों के पास में था। आपको पता है कि 1527 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें भरतपुर के परमार थे, ये अपना नाम पड़ा अशोक परमार। ये अशोक परमार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करते हैं। तो राणा सांगा अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना दे देते हैं और उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी बिजोलिया ठिकाना पर परमारों का ही शासन रहा। अशोक परमार, उसके बाद में केशव दास, उसके बाद में गोविंद दास। बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उससे जस्ट पहले गोविंद दास ही थे। उसके बाद में कृष्ण सिंह परमार बने। कृष्ण सिंह परमार ने 1903 ईस्वी में किसानों पर चंवरी कर लगा दिया। चंवरी कर मतलब अगर आपकी बेटे की शादी होगी, मतलब चंवरी मंडेगी, मतलब वो हवन वगैरह वो, तो अगर आपके घर में चंवरी मंडती है या आपके बेटी की शादी होती है तो आपको सामंत को रुपए देने पड़ेंगे। कई कहते थे कि उन्होंने चंवरी कर के रूप में 6 रुपये लगाए थे और कई कहते थे 13 रुपये लगाए थे। जितना भी लगाए, ये लगाए किसने थे? 1903 ईस्वी में बिजोलिया के सामंत कृष्ण सिंह परमार ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन, किस नेताजी के कहने पर 1929 ईस्वी में ईडर पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी, किस नेता ने? गांधी जी के कहने पर। हाँ, गांधी जी। ऐसे कौन से नेता थे जिनको गांधी जी ने कहा कि आप गिरफ्तारी दे दो? तो उनके कहने पर 1929 ईस्वी में वो ईडर पुलिस, ईडर गुजरात की जो पुलिस थी, उसके सामने अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। वो नेता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत उस समय एक ही आंदोलन या भूमट भील आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और नेतृत्व करते करते उनका ये आंदोलन हिंसक हो जाता है। तब वहाँ के पीएम थे, वो गए गांधी जी के पास में कि आपका नाम लेकर एक हिंसक आंदोलन चलाया जा रहा है भील क्षेत्र में। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार किसी का समर्थन नहीं देता, इस प्रकार के आंदोलन का मैं समर्थन नहीं करता। मोतीलाल तेजावत को मैं जानता ही नहीं हूँ, कौन है ये? तो बाद में ईडर पुलिस, मेवाड़ की पुलिस, आसपास की सारी पुलिस इनके पीछे भागने लग जाती है। तब गांधी जी ने कहा था कि आप अगर ये साबित करना चाहते हो कि आपका आंदोलन अहिंसक था, आप अहिंसक हो, तो आप अपनी गिरफ्तारी दे दो। तो गांधी जी के कहने पर मोतीलाल जी तेजावत 1929 ईस्वी में ईडर पुलिस के सामने गिरफ्तारी दे देते हैं।
फिर इनकी ही पैरवी करने के लिए गांधी जी के पिए थे मणिलाल कोठारी। मणिलाल जी कोठारी इनकी पैरवी करते हैं और 1936 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया जाता, मतलब लगभग 7 वर्ष ये जेल में रहे थे। 1936 ईस्वी में ये रिहा कर दिए जाते हैं। गोविंद गुरु संप सभा की स्थापना की। मानगढ़ हत्याकांड, गोविंद गुरु ये संप सभा की स्थापना की थी। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 ईस्वी में, 17 नवंबर 1913 उसमें गिरफ्तार किए गए। उसके बाद में 1920 ईस्वी में इन्हें रिहा किया गया था। और ठक्कर बप्पा के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ किसान आंदोलन से, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया था कि वह कौन सा प्रजामंडल था, वह कौन सा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो बताया था कि सर वो तो प्रजामंडल आपने पढ़ाया था, वो तो जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो मैंने फिर आपको एक अलग संगठन भी बताया था कि बाबा हरिश्चंद्र ने, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाला ने एक अलग संगठन बनाया था कि जयपुर प्रजामंडल के जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं वो तो हमारे साथ आ जाओ, और जो शामिल नहीं होना चाहते हैं वो तो उस समय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल शास्त्री, वो उनके साथ में थे। तो आज़ाद मोर्चे का निर्माण किया गया जो आंदोलन में शामिल होते हैं उनके लिए, और कई लोग हीरालाल शास्त्री के समर्थन में आ गए। फिर 17 सितंबर 1942 ईस्वी में तत्कालीन जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री जी के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जिसमें यह समझौता किया जाता है। शास्त्री जी कहते हैं कि अगर बाहर से कोई भी क्रांतिकारी आता है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, प्रजामंडल को सहयोग प्रदान करोगे, इस प्रकार के उसमें कुछ शर्तें थी। तो ये मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था 17 सितंबर 1942 ईस्वी को। इसका संबंध था वो जयपुर प्रजामंडल से था। अगला क्वेश्चन, राज राणा उपाधि किस रियासत के राजाओं की थी? राज राणा उपाधि किस रियासत के राजाओं की थी? तो ये जो झालावाड़ के राजा थे, इनकी उपाधि थी राज राणा। देखो, याद होगा आपको कोटा के वो महान व्यक्तित्व है झाला जालिम सिंह, उनके समय में कोटा में इनकी बहुत चलती थी, राजा से ज़्यादा इनकी चलती थी झाला जालिम सिंह। इनके पास अपना एक ठिकाना था जिस पर इनका अपना अधिकार था, और संधिया वगैरह करने का काम झाला जालिम सिंह करते थे कोटा के समय में। तो कभी इस झाला जालिम सिंह ने मेवाड़ के राजाओं की सहायता की थी, झाला जालिम सिंह। प्रश्न आएगा तो कभी आपको मैं इनके बारे में विस्तृत बताऊंगा, लेकिन आज प्रश्न थोड़ा दूसरा है। ये झाला जालिम सिंह को कभी मेवाड़ के राजाओं ने ये राज राणा की उपाधि प्रदान की थी, मेवाड़ के राजाओं ने। उसके बाद में इनके बेटे थे माधो सिंह, और इस माधो सिंह के बेटे थे मदन सिंह। इस मदन सिंह ने 1837 ईस्वी में झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। तो ये भी फिर राज राणा की उपाधि झाला जालिम सिंह से माधो सिंह लगाने लगे, और माधो सिंह के बाद में मदन सिंह भी ये उपाधि लगाने लगे। तो फिर बन गया कि राज राणा उपाधि का संबंध है वो झालावाड़ रियासत से है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि भट्ट की पुस्तक सुक सप्तति का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? चिंतामणि भट्ट की पुस्तक का नाम था सुक सप्तति। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सुक सप्तति पुस्तक में तोता मैना की कहानियाँ हैं, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है।
सुख सप्तति। इसका राजस्थानी भाषा में भी पद्य में अनुवाद करवाया गया था। पद्य में राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो चिंतामणि भट्ट की जो पुस्तक थी सुख सप्तति, उसका सुखकारिका नाम से, नाम बदल कर किया सुखकारिका, सुखकारिका नाम से राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया था वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने इसका अनुवाद कराया था। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने अपने मंत्रियों को कहा, अरे निकमा बेटा करो यार, अनुवाद करो इसका। तो अनूप सिंह ने कहा कि अपने जो विद्वान थे उनको, बेटे क्या कर रहे हो रे, यार साहब निकमा गणो काम तो की कौन। तो अपने मंत्री को कहा बुक ढूंढ रहे सबसे बड़ी ऐसी पुस्तक, ताकि 2-3 महीना तो काम करे, हाँ वही रोटा मिटावे। तो फिर उनके लिए सुख सप्तति पुस्तक लाई गई और का अनुवाद करो इसका राजस्थानी भाषा में। मैं भी पढ़ूँ क्या है यार, ये अलग अलग भाषा में लिखी हुई, 2-3 महीनों से अंदर पढ़ी है, सड़ रही है। तो फिर उन्होंने कहा साहब अनुवाद तो कर दा। सुखकारिका नाम से उन्होंने इसका अनुवाद किया था। महाराजा अनूप सिंह ने इसका अनुवाद करवाया था। फिर है महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह, मतिरे की राड़ नामक युद्ध, करण नाम थोड़ा मिसफिल्ड है, करण, महाराजा करण सिंह और बीकानेर नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में मतिरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। सूरत सिंह बीकानेर के राजा, महाराजा राय सिंह, इन्हें राजपूताने का करण कहा जाता है। राजपूताने का करण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। और ये जो अपने महाराजा अनूप सिंह है, इनको एक उपाधि दी गई थी जांगलधर बादशाह। तो अगर पूछे कि जांगलधर बादशाह ये उपाधि किसकी है, तो ये उपाधि अपने महाराजा अनूप सिंह की है, जांगलधर बादशाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इनका अगर काल देखें ना, थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। तो जो राय सिंह जी थे वो पहले थे, राय सिंह जी के बाद में राजा बने थे वो करण सिंह जी बने थे, करण सिंह। और करण सिंह के बाद में बने थे अनूप सिंह। और अनूप सिंह के बाद में बने थे सूरत सिंह। तो ये इनका काल क्रम, थोड़ा इसी क्रम में याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, किस राजा की मृत्यु पर, प्रश्न ध्यान से पढ़ो, कि किस राजा की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। किस राजा की मृत्यु पर स्वयं औरंगजेब ने कहा था कि आज जो कुफ्र यानी कि जो धर्म का विरोध करने वाले हैं उनका दरवाजा टूट गया आज। ये किस राजा की मृत्यु पर कहा था? तो 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में जमरूद जो कि काबुल में पड़ता है, 1678 ईस्वी में जमरूद जो कि काबुल में पड़ता है, वहां पर महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब औरंगजेब कहते हैं कि आज धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। इनकी मृत्यु, इन्हीं महाराजा जसवंत सिंह की 1678 मृत्यु होती है। 1678 के बाद में 1708 तक इनके बेटे महाराजा अजीत सिंह को राजा बनने नहीं दिया जाता है और इसे ही उत्तराधिकार का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ा चुका हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसीलिए समझा रहा हूं। फिर अमर सिंह राठौड़, अभी पिछले वीडियो में बताया था, अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच में मतिरे करार नामक युद्ध लड़ा गया। और गज सिंह वही इनकी पासवान थी अनारा बेगम। गज सिंह की पासवान थी अनारा बेगम। और अनारा बेगम के कहने पर ही गज सिंह ने क्या किया? गज सिंह के 2 बेटे थे, एक था जसवंत सिंह और एक था अपने ये अमर सिंह राठौड़। बड़ा तो अमर सिंह राठौड़ था, लेकिन अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने जसवंत सिंह को राजा बना दिया और अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर प्रदान की थी।
और अजीत सिंह वही पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जिसकी चिता में बंदर और कई मोर जलकर नष्ट हो गए थे, वो यही अजीत सिंह था। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि, तो मुगल मेवाड़ संधि हुई किसके बीच में थी? मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और अपने महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम के बीच में यह मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। हालांकि अमर सिंह प्रथम भी महाराणा प्रताप की तरह वीर योद्धा थे, लेकिन अमर सिंह प्रथम के बेटे थे करण सिंह। जब जहांगीर ने राजा को टारगेट न करके वहाँ की महिलाओं को, औरतों को टारगेट करना शुरू किया, उनको पकड़ना शुरू किया, तब जो सामंत थे, जनता थे, वो जानती थी कि अमर सिंह प्रथम तो प्रताप के बेटे हैं, ये नहीं मानेंगे कि मुगलों से संधि कर ली जाए। तब वो अमर सिंह प्रथम के बेटे जो करण सिंह थे, उन करण सिंह से मुलाकात करते हैं कि ये तो हालात हैं, पापा से बात करो। तब करण सिंह अमर सिंह प्रथम के पास जाते हैं और किसी तरह अमर सिंह प्रथम को संधि करने के लिए मना लेते हैं। तब जहांगीर की तरफ से, जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, वो शाहजहां संधि के लिए आता है और इधर अमर सिंह प्रथम की तरफ से 2 व्यक्ति संधि करते हैं। एक था हरिदास झाला और एक था शुभकर्ण पंवार। ये दोनों व्यक्ति संधि करने के लिए जाते हैं, खुद अमर सिंह प्रथम नहीं गए थे, शुभकर्ण पंवार जाते हैं। और संधि की क्या शर्तें रखी गई? तो मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें रखी गई कि पहली तो बात ये, अमर सिंह ने प्रथम ने कह दिया कि मैं कभी भी दरबार में नहीं जाऊंगा, मुगल दरबार में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो का कौन आएगा? तो का मेरे बेटे को। तो उसके बाद में ये नियम हुआ कि मुगल दरबार में कभी भी राणा दरबार में नहीं जाएंगे, उनकी जगह उनका जो राजकुमार है वो जाएगा। दूसरी शर्त ये रखी गई, मुगलों ने कहा कि जब भी हमारा कोई युद्ध हो या हमें ज़रूरत होगी तो आपको 1000 घुड़सवारों की हमारे लिए मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, मदद कर देंगे। और कहा कि आपको हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप रहे हैं, लेकिन आप चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे। लेकिन इसके बाद में मैं आपको प्रश्न आएगा तो पढ़ाऊंगा कि जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, वो वापस इसका पुनर्निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर मुगल शासक के कहने पर वो बंद कर देते हैं, और कि हम मुगलों के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं करेंगे। ये विभिन्न शर्तें थी जो रखी गई मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत। इनका थोड़ा कालक्रम देखोगे महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में राजा बने करण सिंह। करण सिंह के बाद में बने जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह के बाद में बने महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बाद में शासक बने जय सिंह। जय सिंह के बाद में अमर सिंह सेकंड, और उसके बाद में यहां तक याद रख लो संग्राम सिंह सेकंड बने थे। तो ये इनका थोड़ा कालक्रम का, प्रताप का बेटा अमर सिंह के बेटे करण सिंह थे। ये तो थोड़ा याद रखना जरूरी है। तो ये आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे पढ़ने वाले के लिए, तो क्योंकि ये सरल क्वेश्चन थे, ज़्यादा इतना गहराई के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ इतने सरल भी नहीं थे कि आसानी से कोई कर सके। जिसने राजस्थान इतिहास को पढ़ा है, अच्छी तरह याद किया है, वो ही इन क्वेश्चनों को हल कर सकता है। तो ये आज की अपनी क्लास BSTC, PTT, पशु परिचर, ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज ही अपनी 11वीं क्लास थी, 11वीं क्लास में अपने 15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अपने पार्ट 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद।